दोस्तों पिछले महीने ही बांग्लादेश के एक होटल के अंदर एक अमेरिकी नागरिक की मौत की खबर आती है। उस मरने वाले आदमी का नाम टेरेंस जैक्सन बताया जाता है। कुछ ही देर बाद पता लगता है कि वो आदमी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का आदमी था। वो अमेरिकी फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड का कमांड इंस्पेक्टर जनरल था, जहां वो दुनिया भर के खास ऑपरेशन, एबनॉर्मल वॉर्स और इंटेलिजेंस मिशन चलाने वाली टीम का भी हिस्सा था। उसने 20 साल से ज्यादा टाइम तक अमेरिकी सेना में सर्विसेज दी थी और कई बार कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट्स और टेम्पररी ड्यूटी असाइनमेंट्स भी करके आया था। वो स्पेशल मिसाइल, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन और सीक्रेट मिशन, नेशनल सिक्योरिटी और वॉर स्ट्रैटेजी में भी टॉप क्लास का आदमी हुआ करता था। इसके ठीक कुछ ही दिन के बाद सोशल मीडिया पर यह खबर भी चलती है कि इसी महीने ढाका के शेल्टन होटल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का भी एक अफसर मरा हुआ पाया जाता है। हालांकि इसके बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी अभी तक मिली नहीं है, पर 2 सीक्रेट एजेंसी के 2 टॉप के अफसर एक ही देश में ऐसे मारे जाते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो खबर चली उसने भारत सहित पूरे एशिया और दुनिया के पॉलिटिक्स के कान खड़े कर दिए। कई सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया ज्ञानियों की माने तो जैक्सन वही आदमी था जिसे चीन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के असैसिनेशन का काम सौंपा गया था। Indian and Russian intelligence agencies may have thwarted a CIA-linked plot to assassinate Prime Minister Narendra Modi. Observers began to wonder, was Putin protecting Modi? And was the incident in Bangladesh connected? Someone linked to unusual security-related communications targeting India's leadership. ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के हालिया चीन दौरे के दौरान उन पर जानलेवा हमले की साजिश हुई थी। बताया जा रहा है कि यह CIA का एक ऑपरेशन था जिसे फेल कर दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री की हालिया चीन यात्रा के दौरान उन पर कथित हमले की एक बड़ी साजिश और इसे लेकर मीडिया, जियोपॉलिटिकल विश्लेषकों और सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हुई। इस पूरे नैरेटिव पर कई लोग अपनी राय दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये बात सच भी है, क्योंकि एक बड़े वर्ग को लगता है कि ये टोटली एक फेक न्यूज है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को इस थियरी में सच्चाई भी दिखती है। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज की दुनिया में ये सब पॉसिबल भी है? अगस्त-सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी अपनी ऐतिहासिक चीन यात्रा पर गए थे। यह ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि यह 7 साल के गैप के बाद हुआ था। इस दौरे के दौरान PM मोदी ने कई अहम मुद्दों पर चीनी नेताओं से बातचीत की थी, खासकर सीमा पार आतंकवाद, बायलैटरल रिलेशन और आर्थिक सहयोग इसमें जुड़े हुए थे। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि जिस दिन PM मोदी शंघाई के SCO के शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे, उसी दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी 45 मिनट की एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। इसी मीटिंग का हवाला देते हुए बताया गया कि रूस की खुफिया एजेंसी को यह पता चल गया था कि यहां भारत के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला होने वाला है और इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने PM मोदी को अपनी कार में बिठाया, जहां उन दोनों के बीच 45 मिनट तक बातें चली। इस बात पर भरोसा करने वाले क्या लॉजिक दे रहे वो भी मैं बता दूं। उनका यह कहना है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में हल्के फुल्के अंदाज में कहा था कि क्या आप लोग सिर्फ इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया, या इसलिए कि मैं सुरक्षित वापस आ गया। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। अब कई लोग इसको एक संकेत के तौर पर देख रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की एक्टिविटी रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने भारत और रूस की एजेंसियों को यह इनपुट दी थी कि प्रधानमंत्री पर संभावित अटैक की आशंका है। इसके बाद खुफिया नेटवर्क एक्टिव हो गया और रूस ने सीधे तौर पर इसमें अपनी भूमिका निभाई। अमेरिका के CIA पर आरोप लगे कि उसने साउथ एशिया में अस्थिरता लाने के लिए भारत के मजबूत लीडरशिप को निशाना बना के देश की ग्लोबल पोजीशनिंग को रोकने की साजिश रची थी। ज्ञानी लोगों की माने तो चीन खुद इस खबर से डरा हुआ है, क्योंकि अगर उनके यहाँ मौजूद किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री पर कोई हमला होता तो डिप्लोमेटिक तौर पर वैश्विक स्तर पर एक बुरी तरह घिर सकता था। वहीं चीनी एजेंसियां भी इस पूरे ऑपरेशन को विफल करने की कोशिश में लगी रही। चीन ने खुद भारत के आतंकवाद के मुद्दे पर भी खुलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का साथ देने के संकेत दिए थे। हालांकि कई जगहों पर चीन की सरकारी मीडिया ने इस पर कमेंट करने से खुद को बचाया, कमेंट उन्होंने नहीं किया। अब जब बात किसी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर आती है दोस्तों, तो दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी उसका परेशान होना बनता है, खासतौर पर एक ऐसा देश जिसके 2 प्रधानमंत्रियों को ऐसे हमलों में निशाना बनाया जा चुका हो। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मृत्यु का राज आज भी संदेह के घेरे में। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा पर डबल एश्योरेंस लेना जरूरी है। पर जैसा कि हमने आपको बताया, कई लोग इस पूरी घटना को, इस पूरे न्यूज को सिर्फ सोशल मीडिया की बनावट मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक फेक न्यूज है, एक थियरी है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह पहला जानलेवा हमला करने का अटेम्प्ट नहीं था। साल 2004 में आरोप लगे कि एक आतंकी ग्रुप ने नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस केस में जांच एजेंसियों ने इस साजिश को नाकाम किया। गुजरात पुलिस ने एक एनकाउंटर में इशरत जहां के साथ उसके साथियों को भी मार गिराया। पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अनुसार इन चारों पर हत्या की साजिश का आरोप था।
दावा किया गया कि ये सभी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे और वीआईपी काफिला पर हमला करने गए थे। इसके अलावा 2008 में अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों का मुख्य टारगेट मोदी को ही बताया गया था। जितने भी धमाके हुए उसमें पुलिस और इंटेलिजेंस ग्रेड के कारण मोदी को कोई चोट नहीं आई। हालांकि घटना बेहद गंभीर थी। अहमदाबाद के व्यस्त बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 2 बड़े अस्पताल, एलजी व सिविल अस्पताल सहित कुल 21 जगह धमाके हुए, जिससे आम नागरिक, डॉक्टर और पुलिस सुरक्षाकर्मी भी चपेट में आए। इंडियन मुजाहिदीन ने हमलों की जिम्मेदारी ली, जहां जांच में पाया गया कि इन धमाकों की योजना सिमी के कट्टरपंथी सदस्यों ने पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क के सहयोग से तैयार की थी। पुलिस का कहना था कि 2002 के गुजरात दंगों के प्रतिशोध में हमलों को अंजाम दिया गया था और यहां भी टारगेट नरेंद्र मोदी ही थे। गुजरात पुलिस ने 19 दिनों के भीतर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में 82 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला। 2022 में विशेष अदालत ने इस केस में 38 दोषियों को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो भारतीय न्यायिक इतिहास में एक साथ सबसे अधिक मौत की सजा का मामला बना। इसके अलावा दोस्तों, साल 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मोदी जब पटना की रैली कर रहे थे, तब पटना के गांधी मैदान में भी कई धमाके हुए, जिनमें 6 लोगों की मृत्यु हुई, कई घायल हुए। मोदी रैली में सुरक्षित रहे, लेकिन इसे असैसिनेशन अटेम्प्ट के रूप में ही दर्ज किया गया था। 2015 में मथुरा में मोदी की एक रैली से ठीक पहले व्हाट्सएप से धमकी भेजी गई कि प्रधानमंत्री की हत्या की जाएगी। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। 2018 के भीमा कोरेगांव में पुलिस ने दावा किया था कि माओवादी संगठनों द्वारा पीएम मोदी की हत्या की बड़ी साजिश रची जा रही थी। लेटर और डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठा किए गए, जिनसे साजिश की पुष्टि हुई। पिछले सालों में कई बार रोड शो, रैलीज या पब्लिक मूवमेंट के दौरान सुरक्षा में सेंध के भी मामले सामने आए, जैसे कि मोबाइल फेंकना, किसी व्यक्ति या समूह के पीएम मोदी के काफिले के पास पहुंच जाना या राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा में लापरवाही बरतना, जैसे 2022 में पंजाब के अंदर देखा गया था, जहां मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर रोक दिया गया था। देश के प्रधानमंत्री का काफिला 1 सेकंड के लिए भी बिना अनुमति के कहीं नहीं रुकता, लेकिन उस दिन एक पुल पर पीएम का काफिला 8 मिनट तक रुका रहा। पंजाब से जाते हुए पीएम मोदी ने उस समय के सीएम को एक संदेश भी भिजवाते हुए बोला था कि अपने मुख्यमंत्री जी को बोल देना कि उनका धन्यवाद कि मैं यहां से जिंदा जा रहा हूं। लेकिन अब फिर से ऐसी खबर आने के बाद आम जनता में इस बात का डाउट जरूर है कि क्या इस बार सीआईए ने फिर से अपने गंदे खेल करने शुरू कर दिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पूरे दुनिया में अपना एक मजबूत नेटवर्क रखती हैं। किसी भी देश की सुरक्षा में उनका खुफिया नेटवर्क बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन अमेरिका ने अपनी एजेंसीज को अपने सिक्योरिटी से ज़्यादा अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यूज़ किया हुआ है। पूरी दुनिया के देशों को पता है कि अमेरिका अपने सीआईए के द्वारा ग्लोबल लेवल पर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाता रहा है। इतिहास में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। 1950 में ग्वाटेमाला के चुनाव में जब जैकोब आर्बेंज राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, उसके बाद से ही सीआईए ने यहाँ अपना नेटवर्क फैला रखा था। 1954 में सीआईए ने ऑपरेशन पीबी सक्सेस के तहत उनकी सरकार गिराई। अमेरिकी कंपनियों, खासकर यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के इकोनॉमिकल इंटरेस्ट संकट में थे, इसलिए उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए सीआईए ने मिलिट्री कू, इंफॉर्मेशन वॉर और फंडिंग खुद करवाई थी। ऐसे ही ईरान में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादिक ने ऑयल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन शुरू किया था। इससे ब्रिटेन और अमेरिका नाराज हो गए थे। सीआईए और ब्रिटिश MI6 ने ऑपरेशन एजैक्स के तहत मोसादिक को हटाया और शाह को सत्ता में स्थापित किया। बाद में खुद सीआईए ने 2013 में इस साजिश का खुलासा किया था। इन्हीं देशों की तरह सीआईए और अमेरिकी शासन ने अफ्रीकी नेता लुमुम्बा को भी थ्रेट घोषित कर उनकी हत्या की योजना बनाई और उसमें मदद की थी। इसके पीछे कोल्ड वॉर और पश्चिमी देशों के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट थे। 1973 के चिली में तख्ता पलट का काम भी सीआईए द्वारा किया गया था, जहां चिली के राष्ट्रपति अलेंदे की चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए सीआईए ने मिलीभगत की थी। देश के आर्थिक ढांचे को कमजोर करना, मीडिया को मैनेज करने के साथ मिलिट्री के अफसरों को रिश्वत देकर 1973 में तख्ता पलट को सक्सेसफुल बनाया गया। डोमिनियन रिपब्लिक, इंडोनेशिया, सीरिया, क्यूबा, अफगानिस्तान, यूक्रेन और ऐसे तमाम देश हैं जहां सीआईए ने अपना ऑपरेशन चलाया और अभी भी चलाता है। उनकी हिस्ट्री को देखते हुए कहा जा सकता है कि ऐसा ही काम वो भारत में भी करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन फिर सवाल आता है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा करना पॉसिबल है? सबसे पहले तो जिसने भी खबर उठाई थी उनको ये समझने की जरूरत है कि आज के टाइम में सुरक्षा के मामले में भारत बहुत गहरी पैठ रखता है। खासकर साउथ एशिया के अंदर भारत की ताकत काफ़ी ज़्यादा है। कई लोगों का ये मानना है कि भले ही सीआईए की तरह भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ग्लोबली इतनी पकड़ न रखती हो, लेकिन साउथ एशिया और खासकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना और अफगानिस्तान जैसे देशों के अंदर रॉ की ताकत काफ़ी है। खुफिया एजेंसियों का सबसे पहला काम यही होता है कि उनके ऑपरेशन का पता आम पब्लिक को न लगे। अगर ये खबर सच में पब्लिक के बीच आई है तो बहुत साफ बात है कि इसमें शायद ही कोई सच्चाई हो, वो भी तब जब यहाँ चीन, भारत, अमेरिका और रूस की 4 बड़ी खुफिया एजेंसीज भी शामिल थी। इसके साथ ही ये बात भी है कि भैया चीन के अंदर भारत के पीएम को निशाना बनाना शक की सुई चीन पर भी डालता है। लेकिन इस बीच ये रिस्की काम पूरी दुनिया में यूएसए का पर्दा भी फाश कर सकता था। एक ऐसे टाइम पर जब ट्रंप रिजीम में ऑलरेडी अमेरिका के मित्र देश परेशान हैं और दुनिया एक गहरे आर्थिक संकट की तरफ तेजी से बढ़ रही है, उस दौरान वो क्यों इतने बड़े पंगे लेगा? लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका चुपचाप बैठा है।
अमेरिका ही क्यों, दुनिया के बाकी वो देश जो भारत के साथ दुनिया के सामने मित्रता का चेहरा दिखाते हैं, दरअसल उनके खुद के इंटरेस्ट इसमें जुड़े हो सकते हैं। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कहा जाता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश का परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच ये परमानेंट है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन रहेगा ही। सबसे पहले तो हम उन गल्फ देशों की बात करते हैं जिनके साथ पिछले कुछ दिनों में हमारे रिलेशन काफी सुधरे हैं। सऊदी अरब और गल्फ के बाकी देशों से बाहरी क्रूड ऑयल खरीदता है, हम उनके सबसे बड़े बायर हैं। लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने ऑयल इंपोर्ट को बहुत डाइवर्स किया है। भारत रूस से ही नहीं बल्कि अमेरिका और बाकी देशों से भी ऑयल इंपोर्ट करता है। एक डाइवर्स पोर्टफोलियो होने के नाते किसी भी वैश्विक युद्ध के कारण भारत के ऑयल इंपोर्ट का इस पर असर नहीं पड़ता। लेकिन बीते 3 सालों में भारत दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर के रूप में उभरा है। ये तब है जब हमारे पास खुद का अपना तेल नहीं है, लेकिन जो ऑयल रिफाइनरीज हमारे पास है वो हमारी ताकत बनकर उभरी है। ऐसे में सऊदी को भी इस बात से साफ परेशानी है। भारत अमेरिका सहित और भी कई देशों को तेल बेचकर भारी प्रॉफिट कमा रहा है। इसने गल्फ देशों के साथ अमेरिका को भी चिंता में डाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कितनी बार भारत को रूसी तेल खरीदने से मना कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत ने यह काम बंद नहीं किया। एक सो कॉल्ड सुपर पावर के लिए ये किसी बेइज्जती से कम नहीं है दोस्तों। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में भारत की डिफेंस लॉबी की मजबूती और हमारे बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग ने भी अमेरिका को परेशान कर रखा है। दरअसल ये देश बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। अमेरिका के लिए ये एक देजावू की तरह है, क्योंकि उसी की वजह से चीन जैसा बड़ा देश आज एक आर्थिक महाशक्ति बना है। चीन को बढ़ावा देकर अमेरिका ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहां शिफ्ट की और देखते ही देखते आज चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, जो आज अमेरिका को ही आंखें दिखाता है। अमेरिका ये भारत के साथ नहीं चाहता। उसे अभी भी यही लगता है कि हम बस उनसे सामान खरीदते रहें और खुद कुछ बनाएं ही नहीं। पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत की सोच इसीलिए इन देशों के हित में नहीं है। वहीं अमेरिका से ट्रेड डील के टाइम भी भारत अपने एग्रीकल्चर मार्केट को अमेरिका के लिए खोलने को तैयार नहीं है। ट्रंप की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। वहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका हमारे देश पर एक मिलिट्री दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के साथ हमारा क्या पंगा ये बताना बेईमानी है। ऐसे में बांग्लादेश वो देश बनकर निकला है जहां ग्लोबल खुफिया एजेंसीज के कई सारे ऑपरेशन एक साथ चल रहे हैं। बांग्लादेश न केवल भारत के पड़ोस में है, बल्कि वहां CIA, ISI, चीन और बाकी देशों के भी एजेंट्स एक्टिव है। पाकिस्तान ने भी हाल ही में बोला है कि वो भारत पर अब ईस्ट से वॉर करेगा। यही वजह है कि बांग्लादेश अब एक ऐसा एरिया है जहां पर जियोपॉलिटिकल चीजें कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहेंगी। पर दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया में ये एक बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है। वैश्विक मंदी के मुहाने पर खड़ी दुनिया ये देख रही है कि कैसे अपना हित पहले देखा जाए। एक तरफ यूरोप है जो अमेरिका के रहमो करम पर है, दूसरी तरफ एशिया है जहां चाइना और भारत जैसी 2 बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, जिनके बीच में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के देश अपने खेल चला रहे हैं। ऐसे में भारत और उनकी लीडरशिप जिन ताकतों से लड़ रही है उसका हमें अंदाजा भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत से पहले विष निकला था, उसी तरह यह देखना होगा कि आज के टाइम में कैसे और कब तक ये मॉडर्न विश निकलेगा। बाकी दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताना क्या लगता है आपको। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी पर हमला करने की साजिश रची गई थी, या फिर आपको लगता है ये एक फेक न्यूज़ है? कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।